चैप्टर 141। प्रमुख को देखकर सबकी हालत खराब। सितारा महल के मुख्य हॉल में माहौल ऐसा था जैसे हवा भी सांस रोककर खड़ी हो। निया सफेद रोब पहने आराम से कुर्सी पर एक पैर दूसरे के ऊपर चढ़ाकर बैठी थी। एक हाथ से अपनी ठुड्डी टेके हुए, होठों पर हल्की शरारती मुस्कान थी। उसकी नजरें सामने खड़े उन चारों देशों के प्रमुखों पर थी जो सिर उठाने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उसकी आंखों में हल्का सा मजाक था। सब लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे कोई तो मेरे लिए कुर्सी लाओ। चारों देशों के प्रमुखों के लिए भी। हॉल में उसकी आवाज गूंजी, नरम थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दबाव था। और बस उस आवाज को सुनते ही चारों देशों के प्रमुखों की रूह कांप गई। सितारा महल का प्रमुख औरत है, ये सच उनके दिमाग में गिरा तो जैसे सब कुछ रुक गया। वे एक दूसरे को देखने लगे। आंखों में साफ झटका था। लॉन्ग फेई भी भीड़ में खड़ा था। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसे वो आवाज जानी पहचानी लगी, लेकिन ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। उसने भी बाकी सबकी तरह सिर झुका रखा था। कुछ देर बाद सितारा महल के लोग कुर्सियां लेकर आए और हॉल में सजा दी, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर बैठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बैठे? मजाक है क्या? इतने बड़े प्रमुख के सामने कौन बैठता है? निलांग साम्राज्य के राजा ने धीरे से कहा, पसीने से भीगा चेहरा लिए। हम इतने योग्य नहीं है कि प्रमुख के सामने बैठें। हम खड़े ही ठीक है। बाकी सब ने भी सिर हिलाया। हर किसी के दिमाग में एक ही बात थी, अगर बैठ गए और ये परीक्षा निकली तो फिर मौत तय है। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। निया उन्हें देख रही थी और मन ही मन हल्का सा हंस रही थी। ये लोग तो सच में डर गए हैं। मैंने तो अच्छे से बैठने को कहा था। उसने सिर थोड़ा झुका लिया। क्या मेरी शक्ल इतनी डरावनी है कि तुम लोग मुझे देख भी नहीं सकते? हॉल में ठंडी हवा दौड़ गई। चारों देशों के प्रमुख कांप गए। डरावनी? कोई पागल ही होगा जो उसे ऐसा कहे। वे तो उसे देवी जैसा मान रहे थे। प्रमुख जी, आप इस दुनिया की सबसे सुंदर व्यक्ति हैं। हम जैसे छोटे लोग आपकी नजर उठाने लायक भी नहीं, एक ने कांपती आवाज में कहा। पसीना उनकी पीठ से बह रहा था। निया की आंखों में हल्की सी नाराजगी आ गई। इतनी विनम्रता और डर, उसने मजाक में कहा था, लेकिन ये लोग तो सच में डर से टूट रहे थे। उसने धीरे से उंगलियां मोड़ी। अगर तुम्हें मेरे महल का फर्श इतना पसंद है तो मैं तुम्हारी आंखें निकालकर यही जड़वा सकती हूं, ताकि तुम हमेशा अच्छे से देख सको। बस हॉल का तापमान और गिर गया। सभी की सांसें रुक गई। संत फंसी जो सामने खड़ा था, उसने मन ही मन दांत भींच लिए। ये मूर्ख लोग, प्रमुख जी के सामने इतनी बेवकूफी। अब मजबूरी में सबने सिर उठाया और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उनके दिमाग में धमाका हो गया। चेहरे जड़ हो गए, आंखें फैल गई, जुबान सूख गई। उनके सामने जो बैठा था वो कोई और नहीं, निया थी। चारों देशों के प्रमुख वहीं के वहीं पत्थर बन गए। एक पल के लिए सबको लगा ये दुनिया सच नहीं, एक कल्पना है। पारस ने कांपते होठों से धीरे कहा, निया। और हॉल में सन्नाटा ऐसे फैल गया जैसे अगला शब्द पूरे इतिहास को बदलने वाला हो। और उसी पल किसी ने धीरे से कदम आगे बढ़ाया जो इस सच को सबसे पहले तोड़ने वाला था। सभी शासकों के बीच शायद सिर्फ पारस लंघन ही था जो निया से ठीक से बात कर सकता था। बाकी सब बस चुपचाप बैठे थे, जैसे किसी ने उनकी आवाज छीन ली हो। किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक शब्द भी बोल दे। पारस लंघन शुरू से ही निया के साथ खड़ा रहा था। उसने चारों देशों के सेना भेजने के फैसले का खुलकर विरोध किया था। यह बात वहां मौजूद हर किसी को पता थी। इसी वजह से दिव्य पख भूमि के बाकी योद्धा टोली के प्रमुखों का पारस लंघन से कई बार झगड़ा भी हुआ था। उस समय उनकी नजरों में निया इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो सितारा महल से टक्कर ले सके, और वो किसी मुसीबत को अपने सिर पर नहीं लेना चाहते थे। लेकिन अब दिव्य पख भूमि के उन प्रमुखों का दिल कर रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। हार तो चलो अलग बात थी, निया ने उनसे जो वसूली की थी वो भी अलग बात थी, लेकिन ये क्या था? सितारा महल की प्रमुख निया निकली। इस सच्चाई ने तो उनका दिमाग ही हिला दिया। उस पल उनके दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, पछतावा। उन्हें पछतावा था कि उन्होंने पारस लंघन का साथ नहीं दिया। सबके सब बस सितारा महल से फायदा उठाना चाहते थे। लालच ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था और आखिर में पूरी तरह से बर्बाद हो गए। लगभग उसी वक्त दिव्य पख भूमि के बाकी चारों प्रमुखों ने मन ही मन एक फैसला कर लिया। अब चाहे कुछ भी हो,
उन्हें पारस लंघन के साथ अच्छे रिश्ते बनाने ही होंगे, क्योंकि पारस लंघन ही उनका सहारा था। अगर वो उनके साथ रहेगा तो निया उनके लिए हालात ज्यादा मुश्किल नहीं बनाएगी। वीरान भूमि की प्रमुख होना ही उनके लिए सिरदर्द था, और अब निया सितारा महल की प्रमुख भी बन चुकी थी। अगर अब भी वो उसके खिलाफ जाने की सोचे तो उन्हें खुद ही अपनी मौत का रास्ता चुन लेना चाहिए। कम से कम दिव्य पख भूमि में पारस लंघन जैसा कोई तो था जो निया के करीब था। लेकिन बाकी 3 देश, उनकी हालत तो और भी खराब थी। नीलांग साम्राज्य फिर भी ठीक था, भले ही उनका निया से थोड़ा बहुत टकराव हुआ था, लेकिन जब निया उनके राजमहल गई थी तो उनके महाराज जी का रवैया सबसे बेहतर था। उन्होंने उसकी बात भी ध्यान से सुनी थी। लेकिन सप्तराज्य, वो तो पूरी तरह से बर्बादी की कहानी था। दिव्य पख भूमि के पास निया का भाई था, लेकिन सप्तराज्य के पास निया का सबसे बड़ा दुश्मन बुजुर्ग वकराल। जिस दिन से वो निया से मिला था तब से उसने हर जगह खुले में और छुपकर निया के लिए मुश्किलें ही खड़ी की थी। और जब वो बुजुर्गों की परिषद में लौटा तो उसने बाकी 6 बुजुर्गों के सामने भी निया की बुराई ही की थी। कह सकते हैं शुरुआत से ही बुजुर्ग वकराल और निया के बीच दुश्मनी साफ थी, और ये बात किसी से छुपी नहीं थी। इस वक्त बुजुर्ग वकराल की हालत ऐसी थी कि वो खुद को एक छोटे से गोले में समेट लेना चाहता था। काश कोई गड्ढा मिल जाए और वो उसमें छुप जाए। उसके पास बैठे बाकी 6 बुजुर्ग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी जिंदा निकल जाएंगे। अगर वो निया के सामने खड़े नहीं होते तो शायद ये 6 बुजुर्ग उसी वक्त उस पर टूट पड़ते। ये बेवकूफ, उनके दिल में गुस्सा उबल रहा था। यही आदमी था जो उन्हें बार बार बता रहा था कि निया कितनी घटिया, बेशर्म और सुधरने लायक नहीं है। जब संत फंसी ने चारों देशों के साथ हाथ मिलाया था तो सबसे ज्यादा उछल कूद भी यही कर रहा था। अगर इसने उन्हें इतना गलत रास्ता न दिखाया होता तो बाकी 6 बुजुर्ग निया से इतनी नफरत नहीं करते। लेकिन अब निया से नफरत उन्हें यह हक ही कहां था। सिर्फ वीरान भूमि ही उन्हें कुचलने के लिए काफी थी, और अब तो सितारा महल भी उसके साथ था। निया एक उंगली से उन्हें मिटा सकती थी। कितना बड़ा पछतावा। उन 6 बुजुर्गों ने मन ही मन बुजुर्ग वकराल की 18 पीढ़ियों को कोस डाला। उन्होंने बहुत से मूर्ख देखे थे, लेकिन इतना बड़ा मूर्ख कभी नहीं। उसे निया को छेड़ने की क्या जरूरत थी। अब दिव्य पख भूमि तो पारस लंघन के सहारे बच सकती थी, लेकिन उनका सप्तराज्य, ऊपर से प्रतियोगिता में भी बुजुर्ग वकराल ने निया के खिलाफ चाले चली थी। ये सब सोचकर बाकी 6 बुजुर्गों को लगने लगा कि उनका अंत अब बस सामने ही खड़ा है। और तभी निया की हल्की सी मुस्कान के पीछे छुपा अगला कदम क्या था, ये सोचकर हर किसी की सांस अटक गई। एक्स्ट्रा भाग है। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 142। तुम लोगों को वो वादा याद है जो मैंने राजधानी में किया था? असल में रंगून साम्राज्य के महाराज जी ही सबसे ज्यादा परेशान थे। उनसे ज्यादा कोई मरना नहीं चाहता था। निया कौन थी? वो जटायु परिवार की युवा मिस थी। और जटायु परिवार क्या था? रंगून साम्राज्य के 5 बड़े कुलीन परिवारों में से एक। यानी निया शुरू से ही रंगून साम्राज्य की थी। लेकिन जब वो अतीत को याद करते हैं तो महाराज जी का दिल जैसे कांप उठता है। उन्होंने निया के साथ क्या किया था? उसे सबसे मुश्किल शहर दिया, न एक सैनिक दिया, न एक सिक्का। यहां तक कि जब अखंड सूर्य भूमि बनकर तैयार हो गई तो उन्होंने लोगों को भेज दिया उसके मेहनत का फल खाने के लिए, और मजबूर कर दिया निया को कि वो लघुवीर और राजगुरु पूर्वांश को कैद करे। सीधे शब्दों में कहें, रंगून साम्राज्य ने खुद ही निया को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे, कदम दर कदम, उसे मजबूर कर दिया कि वो साम्राज्य छोड़ दे और खुद एक राजा बन जाए। अगर उस वक्त महाराज जी ने निया के साथ सही व्यवहार किया होता, उसे मदद और समर्थन दिया होता, तो निया जैसी शख्सियत कभी एहसान भूलने वाली नहीं थी। तब वीरान भूमि आज भी रंगून साम्राज्य की होती।
और सितारा महल उनका सबसे बड़ा सहारा बन चुका होता। लेकिन अब महाराज जी के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं था। अगर खुद मौत नहीं बुलाते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। उनके मन में यही कड़वा सच गूंज रहा था। उन्होंने खुद अपने हाथों से रंगून साम्राज्य की सबसे ताकतवर ताकत को बाहर धकेल दिया और निया को, जो पूरे मंथन ग्रह को नंबर 1 बना सकती थी, अपने से दूर कर दिया। सब कुछ उनकी अपनी गलती थी। अगर वो काले जादू के प्रति अपने पूर्वाग्रह में अंधे न होते तो आज ये दिन नहीं आता। लेकिन अब जो हो चुका था वो सच बन चुका था। चाहकर भी वो इसे बदल नहीं सकते थे। चारों देशों के शासक अपने अपने विचारों में डूबे थे। सिर्फ पारस लंघन को छोड़कर बाकी सबके मन में एक ही बात थी, काश खुद को अभी एक थप्पड़ मारकर खत्म कर सकते। निया ने उन सबके चेहरों पर छाई कड़वाहट को गौर से देखा। उसके होठों पर हल्की संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। वो धीरे से आगे झुकी, ठुड्डी पर हाथ टिकाया और बोली, तुम लोगों को वो वादा याद है जो मैंने राजधानी में किया था? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अंदर एक गहरा दबाव छिपा था। चारों देशों के शासक एकदम सन्न रह गए। सप्त राज्य और दिव्यपक भूमि के लोग निलांग साम्राज्य और रंगून साम्राज्य के शासकों की तरफ देखने लगे। आखिर निया ने क्या वादा किया था? निलांग साम्राज्य के महाराज जी और रंगून साम्राज्य के महाराज जी दोनों की आंखें अचानक फैल गईं। अचानक उन्हें सब याद आ गया। वो दिन जब निया ने कहा था, अगर एक दिन सितारा महल तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बने तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? उस याद ने दोनों के दिल हिला दिए। दोनों ने घबराकर निया की तरफ देखा। प्रमुख, आपका मतलब है कि सितारा महल? निलांग साम्राज्य के महाराज जी की आवाज कांप गई। निया की आंखों में हल्की चमक आई। वो सीधी बैठी, होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी और उसने बिना किसी झिझक के कहा, सितारा महल अब मेरा है। तुम क्या सोचते हो? एक पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। हर किसी की आंखें फैल गईं, सांसें जैसे रुक गईं। उन्हें शुरू से ही अजीब लग रहा था। निया तो सिर्फ 15 साल की थी, फिर वो सितारा महल की प्रमुख कैसे बन गई? अब सच सामने था। वो इसकी असली मालिक नहीं थी, बल्कि जिसने इसे छीन लिया था। अपने वादे के अनुसार उसने मंथन ग्रह की उस ताकत को, जो 10,000 साल से शिखर पर थी, सीधे अपने कब्जे में ले लिया था। ये किसी दंतकथा से कम नहीं था। क्या सच में सितारा महल निया से हार गया था? क्या वहां के सारे महाधीश और संत उसके सामने झुक गए थे? हॉल में बैठे हर इंसान के दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर निया ने सितारा महल को भी जीत लिया तो अगला निशाना आखिर किसका होगा? तब से उसने हर जगह खुले में और छुपकर निया के लिए मुश्किलें ही खड़ी की थीं। और जब वो बुजुर्गों की परिषद में लौटा तो उसने बाकी 6 बुजुर्गों के सामने भी निया की बुराई ही की थी। कह सकते हैं, शुरुआत से ही बुजुर्ग वकराल और निया के बीच दुश्मनी साफ थी, और ये बात किसी से छुपी नहीं थी। इस वक्त बुजुर्ग वकराल की हालत ऐसी थी कि वो खुद को एक छोटे से गोले में समेट लेना चाहता था। काश कोई गड्ढा मिल जाए और वो उसमें छुप जाए। उसके पास बैठे बाकी 6 बुजुर्ग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी जिंदा निगल जाएंगे। अगर वो निया के सामने खड़े नहीं होते तो शायद ये 6 बुजुर्ग उसी वक्त उस पर टूट पड़ते। ये बेवकूफ
उनके दिल में गुस्सा उबल रहा था। यही आदमी था जो उन्हें बार बार बता रहा था कि निया कितनी घटिया, बेशर्म और सुधरने लायक नहीं है। जब संत फंसी ने चारों देशों के साथ हाथ मिलाया था तो सबसे ज्यादा उछलकूद भी यही कर रहा था। अगर इसने उन्हें इतना गलत रास्ता न दिखाया होता तो बाकी 6 बुजुर्ग निया से इतनी नफरत नहीं करते। लेकिन अब निया से नफरत? उन्हें ये हक ही कहाँ था। सिर्फ वीरान भूमि ही उन्हें कुचलने के लिए काफी थी, और अब तो सितारा महल भी उसके साथ था। निया एक उंगली से उन्हें मिटा सकती थी। कितना बड़ा पछतावा। उन 6 बुजुर्गों ने मन ही मन बुजुर्ग वकराल की 18 पीढ़ियों को कोस डाला। उन्होंने बहुत से मूर्ख देखे थे, लेकिन इतना बड़ा मूर्ख कभी नहीं। उसे निया को छेड़ने की क्या जरूरत थी। अब दिव्यपक भूमि तो पारस लंघन के सहारे बच सकती थी, लेकिन उनका सप्त राज्य, ऊपर से धुरण शहर में भी बुजुर्ग वकराल ने निया के खिलाफ चालें चली थी। ये सब सोचकर बाकी 6 बुजुर्गों को लगने लगा कि उनका अंत अब बस सामने ही खड़ा है। और तभी निया की हल्की सी मुस्कान के पीछे छुपा अगला कदम क्या था, ये सोचकर हर किसी की सांस अटक गई। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 143। हार गए तो इंसान जाति का नाम तक मिट जाएगा। वे सब पूरी तरह यकीन कर चुके थे कि निया सच बोल रही है। संत फंसी वही था जिसने उन्हें भड़काया था, और इसमें कोई शक नहीं था कि वो सितारा महल से ही था। इसके अलावा जब से वो इस हॉल में दाखिल हुए थे, उन्होंने जिन जिन लोगों को देखा, हर कोई कम से कम सेकंड क्लास एक्सपर्ट था। यहां तक कि जो दर्जनों लोग उनके लिए कुर्सियां सजा रहे थे, वो भी साधारण नहीं थे। पूरे मंथन गृह में सितारा महल के अलावा ऐसी कौन सी ताकत हो सकती थी जो इतने सारे सेकंड क्लास एक्सपर्ट एक साथ इकट्ठा कर सके। सच उनके सामने था, और अब उनके पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। एक राजा ने गहरी सांस ली, फिर थोड़ा झुककर बोला, प्रमुख, आपने हमें यहां क्यों बुलाया है? जब तक बात हमारी क्षमता में है, हम पूरी ताकत लगा देंगे। अब कोई भी बेवकूफ नहीं था। इस वक्त अगर उन्होंने सिर नहीं झुकाया तो सिर्फ अपनी मौत को बुलावा देंगे। प्रमुख, ना कि महल प्रमुख, क्योंकि वीरान भूमि में निया का दर्जा एक प्रमुख के रूप में महल प्रमुख से कहीं ऊपर था। निया ने धीरे से अपनी उंगलियां टेबल पर थपथपाईं। उसकी आंखों में हल्की गंभीरता उतर आई। मुझे लगता है आप सबको कई साल पहले दानव जाति के हमले के बारे में पता होगा। उसकी बात सुनते ही पूरे हॉल में सिहरन दौड़ गई। वो इतिहास का सबसे डरावना दौर था। उस युद्ध में दुनिया की हर जाति ने भारी कीमत चुकाई थी, और उसी की वजह से आज मंथन ग्रह पर एक्सपर्ट्स की संख्या इतनी कम हो गई थी। अगर वो युद्ध नहीं हुआ होता तो इंसानों की ताकत आज इतनी कमजोर नहीं होती। निया की आवाज थोड़ी भारी हो गई। अभी दानव देव फिर से मानव दुनिया में लौट आया है। उसने ऐलान किया है कि 3 साल बाद दानव सेना फिर से इस दुनिया में कदम रखेगी। क्या? पूरा हॉल हिल गया। हर कोई अपनी जगह से लगभग उछल पड़ा। ये खबर उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। दानव जाति इस दुनिया की 6 बड़ी जातियों का सबसे बड़ा डर थी। उन्हें पीछे धकेलने के लिए देव जाति ने अपनी पूरी जाति कुर्बान कर दी थी। और अब
वो फिर लौट रहे थे। नीलांग साम्राज्य के राजा का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आवाज कांप रही थी। प्रमुख, आप सच कह रही हैं? निया ने बिना हिचक के जवाब दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या मैं इतनी मेहनत करके आप सबको यहां बुलाती? सच ये है कि दानव जाति 3 साल बाद वापस आएगी। देवभूमि के संत भी इसकी गवाही दे सकते हैं। वो थोड़ी रुकी, फिर बोली, और जो जंगली जानवरों की लहर ने मेरी अखंड सूर्य भूमि पर हमला किया था, वो भी दानव देव की आत्मा के आदेश पर हुआ था। रंगून साम्राज्य के महाराज जी ने भौहें सिकोड़ ली। लेकिन इतिहास में तो लिखा है कि युद्ध देव ने दानव देव को मार दिया था। निया ने सिर हल्का सा हिलाया। हाँ, युद्ध देव ने उसे निगल लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गया। अब उसकी आत्मा फिर से जाग चुकी है, और मुझे नहीं पता वो कब पूरी तरह पुनर्जन्म लेगा। उसकी आंखों में चमक आई। लेकिन 3 साल बाद दानव जाति जरूर लौटेगी, और वो हम सबके लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी। उसने एक एक करके सबकी तरफ देखा। अगर हम बच गए तो इस दुनिया में हमारी जगह रहेगी। अगर हार गए तो इंसान जाति का नाम तक मिट जाएगा। हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई गहरे सोच में डूब गया। ये खबर किसी के भी हौसले तोड़ने के लिए काफी थी। दानव जाति इस दुनिया की सबसे ताकतवर जातियों में से एक थी, और जो देव जाति उनके सामने खड़ी हो सकती थी, वो तो हजारों साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब उनके पास कोई नेतृत्व नहीं था। पहले जब 6 जातियां एक साथ आई थी, तो वो सिर्फ देव जाति के बुलावे पर हुआ था। देव जाति का दर्जा सबसे ऊंचा था। जैसे ही वो सामने आते, ड्रैगन, बौने, लुवाश, इंसान और समुद्री जीव सब बिना देरी के एकजुट हो जाते थे। लेकिन अब न कोई देव था, न कोई रास्ता साफ दिख रहा था, और निया चुपचाप उन्हें देख रही थी, जैसे उसके मन में पहले से ही कोई योजना तैयार हो। क्या वो अकेली ही इस आने वाले विनाश के खिलाफ सबको एकजुट कर पाएगी, या फिर ये दुनिया सच में 3 साल बाद अंधेरे में डूब जाएगी? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 144। बाकी जातियों के साथ हाथ मिलाना होगा। लेकिन बिना देव जाति के बाकी 5 जातियों को इकट्ठा कौन कर सकता था? और अगर जातियों के बीच गठबंधन ही नहीं बना, तो इंसान दानव जाति का सामना कैसे करते? ये सोचते ही सबके दिलों में एक भारी निराशा छा गई। दानवों के खतरे के सामने उनकी पुरानी चिंताएं तो अब मजाक जैसी लग रही थीं। जब दानव जाति सच में लौटेगी, तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। ताकत, फायदा, इलाका, इन सबके लिए लड़ने का क्या मतलब, जब आखिर में सबको मरना ही है? शत्रुघ्न ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन उसी डर के पीछे उम्मीद की एक हल्की सी चमक भी थी। प्रमुख, अगर आपकी बात सच है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसकी आवाज भारी थी, जैसे हर शब्द निकालना मुश्किल हो रहा हो। उस उम्मीद का नाम था निया। क्या ये लड़की, जो हर बार चमत्कार कर देती है, क्या सच में इस बार भी सबको बचा पाएगी? शायद उसके पास कोई रास्ता है, वरना वो सबको यहां इकट्ठा ही क्यों करती? इस वक्त शत्रुघ्न के पास बस यही एक सहारा था कि निया इस हालात को पलट दे। निया ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार गंभीरता साफ झलक रही थी। बाकी जातियों के साथ हाथ मिलाना होगा।
और एक बार फिर गठबंधन बनाना होगा। उसने साफ आवाज में कहा, हम इंसान अकेले दानव जाति का सामना नहीं कर सकते। हाल में फिर से सन्नाटा छा गया। शत्रुघ्न ने मुश्किल से कहा, लेकिन बाकी जातियां तो अब छिप चुकी हैं। हमारा संपर्क सिर्फ लुवाश से है, और देवदानव युद्ध के बाद उनके साथ हमारे रिश्ते भी अच्छे नहीं रहे। वो बात अधूरी छोड़ गया, क्योंकि सच्चाई ये थी, देवदानव युद्ध के बाद इंसानों ने लगभग हर जाति को नाराज किया था। अगर अब मदद मांगी गई तो शायद कोई भी हाथ बढ़ाने को तैयार न हो। उन्हें बस इतना पता था कि लुवाश चंद्र महाद्वीप में रहते हैं। बाकी ड्रैगन, बोने, समुद्री जीव, कोई नहीं जानता वो कहाँ है। निया ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे ये सब पहले से सोच रखा हो। उसकी चिंता मत करो, बाकी जातियों से संपर्क करने का तरीका मैं ढूंढ लूंगी। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है ताकि तुम अपनी राय साफ बताओ। क्या तुम सब मुझे इंसानों की तरफ से प्रतिनिधि बनाकर बाकी जातियों से बात करने की जिम्मेदारी दोगे? बस इतना सुनना था कि नीलांग साम्राज्य का राजा तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, दृढ़ता थी। हम तैयार हैं, उसने बिना एक पल सोचे कहा। प्रमुख, भले ही हमारे बीच पहले कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमने आपकी ताकत और कामयाबी अपनी आंखों से देखी है। उसने हल्का सा झुककर सम्मान दिखाया। देवभूमि के संत के अलावा अगर कोई इस भारी जिम्मेदारी को उठा सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। ये चापलूसी नहीं थी, ये सच्चाई थी। चारों देशों के शासक अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनमें वो जोश, वो जज्बा खत्म हो चुका था। लेकिन निया, उसने इतने कम समय में वो कर दिखाया था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसकी ताकत और काबिलियत पर अब शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक एक करके सब लोग खड़े हो गए। सबने हल्का सा झुककर सम्मान दिया। हम प्रमुख के फैसले का पालन करेंगे। ये डर से झुकना नहीं था, ना ही मजबूरी से। ये सच्चा समर्थन था। उन्हें पता था, निया उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, और अगर वो खुद आगे बढ़कर ये जिम्मेदारी उठाना चाहती है तो ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। निया ने हल्की सी मुस्कान दी। उसके चेहरे पर संतोष साफ दिख रहा था। चारों देशों का जवाब वही था जिसकी उसे उम्मीद थी। उसने धीरे धीरे कहा, ठीक है, बाकी जातियों से गठबंधन करने से पहले हमें इन 3 सालों में खुद को मजबूत करना होगा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। अगर हमें उनके साथ बराबरी से बात करनी है तो इंसानों की ताकत भी उन्हें दिखनी चाहिए। हाल में बैठे हर इंसान ने उस नजर को महसूस किया, और उनके दिलों में डर के साथ साथ एक नई आग भी जल उठी। लेकिन क्या सच में सिर्फ 3 साल में इंसान खुद को इतना मजबूत बना पाएंगे कि आने वाले दानव युद्ध में टिक सकें? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 145 3 साल की तैयारी का प्लान। हम प्रमुख के सारे फैसलों को मानेंगे। पूर्ण खतरे के सामने सबने एक दूसरे के प्रति अपने मन के भेदभाव को एक तरफ रख दिया। अब जीने के लिए वो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। निया ने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी आंखों में गंभीरता साफ झलक रही थी। अगर ऐसा है तो अपने अपने राज्य में वापस जाकर अपने सैनिकों को अच्छे से ट्रेन कीजिए, और साथ ही अपने राज्यों के टैलेंटेड लोगों को जल्दी से जल्दी धुरन शहर भेजिए। वहां उन्हें सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग माहौल मिलेगा और सितारा महल के एक्सपर्ट्स खुद उन्हें गाइड करेंगे ताकि उनकी ताकत तेजी से बढ़ सके। वो थोड़ी देर रुकी, फिर धीरे से बोली, इसके अलावा मैं चारों देशों के कुछ अहम शहरों में जादू टॉवर और शारीरिक साधना स्तूप बनवाऊंगी। तब आप लोग अपने अपने प्रतिनिधियों को वहां ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। असल में
मंथन ग्रह के कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि सितारा महल ने ज्यादातर सेकेंड क्लास एक्सपर्ट्स को अपने पास इकट्ठा कर लिया था। बिना किसी सही गाइडेंस के टैलेंटेड लोग भी धीरे धीरे ही आगे बढ़ पाते थे। निया का फैसला साफ था। चारों देशों के टैलेंटेड लोगों को धुरन शहर भेजा जाए, जहां उन सेकेंड क्लास एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में उनकी ताकत तेजी से बढ़े। खुद निया इसका जीता जागता उदाहरण थी। अगर उसके पास यदुराज और जालिम जैसे गुरु ना होते तो वो इतनी जल्दी इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाती। जादू टॉवर और शारीरिक साधना स्तूप खास तरह के पवित्र पत्थरों से बनाए जाते थे, जो साधना करने वालों की ताकत को कई गुना बढ़ा देते थे। ऐसे पत्थर वीरान भूमि में काफी मात्रा में मौजूद थे, और निया पहले ही वहां हर शहर में ऐसे 2 टॉवर बनवा चुकी थी। चारों देशों के सारे हथियार बनाने वाले केंद्र। निया की आवाज अब थोड़ी तेज हो गई। उन्हें तोप बनाने की रफ्तार बढ़ानी होगी और सभी सैनिकों को अपनी ट्रेनिंग तेज करनी होगी। आपको 3 साल के अंदर इतनी सेना तैयार करनी है जो सीधे युद्ध के मैदान में उतर सके। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। जब दानव हमला करेंगे तो वो शहरों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तोपें ही सबसे असरदार रक्षा हथियार होंगी। निया ने पहले ही यादनेश से उन तोपों के ब्लूप्रिंट की कई कॉपियां बनवा ली थी, जिन्हें उसने खुद मॉडिफाई किया था, ताकि चारों देशों के शासक उन्हें अपने अपने राज्य में ले जाकर बनवा सकें। वो बिना रुके अपनी तैयारियों के बारे में बोलती रही। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द में भारी दबाव था। पर उसके सामने बैठे चारों देशों के शासकों के दिल जैसे उबलने लगे थे। ये 3 साल उनका आखिरी मौका थे। इन 3 सालों में उन्हें अपनी पूरी ताकत झोंकनी ही होगी। पूरा दिन निया ने चारों देशों के शासकों के साथ चर्चा की। जब रात हुई तो वो सब अपने अपने थके हुए शरीर घसीटते हुए दिए गए ठिकानों पर आराम करने चले गए। दानवों के खिलाफ लड़ाई के लिए उन्हें बहुत कुछ प्लान करना था। आज उनके मन में निया की छवि पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो उनके लिए कोई स्वर्ग विरोधी राक्षस नहीं थी, बल्कि एक सच्ची नेता थी जो पूरे हालात को समझती थी और हर छोटी बड़ी चीज पर उसकी पकड़ थी। पूरा दिन बोलते बोलते निया का गला सूख गया था। वो अकेली हॉल में बैठी थी। भौहें सिकुड़ी हुई थी, जैसे अगले कदम के बारे में सोच रही हो। चारों देशों का मामला तो लगभग तय हो चुका था, लेकिन उसके सामने अभी भी बहुत सारे काम बाकी थे। उसे अगले 3 सालों में अपने शरीर पर लगे सारे सील तोड़ने थे, और साथ ही जालिम का असली शरीर ढूंढकर उसे वापस देना था। अगर जालिम अपनी असली ताकत के शिखर पर लौट आया तो फिर चाहे कालकेतु खुद दोबारा जन्म ले ले, निया को डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। निया ने धीरे से अपनी भौहें दबाईं। उसकी आंखों में थकान के बावजूद जिद साफ दिख रही थी। उसके पास आराम करने का वक्त नहीं था। हर एक दिन अब कीमती था। निया के दिल में सबसे पहला लक्ष्य साफ था, जालिम को उसकी पूरी ताकत वापस दिलाना। और उसके बाद वो लाल ड्रैगन के साथ उनके महाद्वीप पर जाएगी, अपने पहले असली साथी की तलाश में। लेकिन क्या बाकी जातियां सच में उसकी बात मानेंगी, या फिर इस बार इंसानों को अकेले ही उस विनाश का सामना करना पड़ेगा? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 146 दत्तनगर ट्रेनिंग कैंप। केशव और उसके ड्रैगनों के समूह को पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगना था, और इस छोटे से 1 महीने में
निया के पास करने के लिए बहुत कुछ था। चंद्र महाद्वीप से लौटने के बाद से ही निया ने ठीक से ट्रेनिंग नहीं की थी। उसकी ताकत अब तक दूसरे दर्जे के जादूगरों के स्तर पर ही रुकी हुई थी। दूसरे दर्जे के टॉप जादूगरों से ऊपर संत स्तर के जादूगर होते हैं, भले ही बीच में सिर्फ एक स्तर का फर्क हो, लेकिन उस फर्क की गहराई हैरान कर देने वाली थी। सितारा महल में हजारों सालों में लाखों दूसरे दर्जे के जादूगर हुए, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही संत स्तर तक पहुंच पाए थे। यानी उस एक कदम को पार करना कितना मुश्किल है, ये साफ दिखता था। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक साधारण जादूगर से टॉप जादूगर बनने जितनी ऊर्जा लगती है, उससे 5 गुना ज्यादा ऊर्जा एक टॉप जादूगर से संत स्तर तक पहुंचने में लगती है। इसलिए इतने कम समय में निया का इतना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन था। ट्रेनिंग के अलावा निया को लगातार अंधकार तत्व को भी अपने अंदर समेटना था, ताकि जालिम की ताकत वापस आ सके उससे पहले कि वह ड्रैगन महाद्वीप के लिए रवाना हो। इसी 1 महीने के दौरान वीरान भूमि में निर्माण का एक नया दौर शुरू हो गया। चारों राज्यों के शासक 5 दिन तक शहर में रुके, उसके बाद वे वापस चले गए और कुछ ही समय में उन्होंने वीरान भूमि के निर्माण के लिए भारी मात्रा में धन भेज दिया। अब उनमें से किसी में भी स्वार्थ की हिम्मत नहीं बची थी, क्योंकि अगर निया हालात नहीं बदल पाई तो 3 साल बाद इंसानों का सिर्फ एक ही अंजाम होगा, पूरी तरह विनाश। धन की मदद से वीरान भूमि के शहरों का निर्माण और भी तेज हो गया। 15 दिन बाद चारों राज्यों से चुने गए प्रतिभाशाली लोग दत्त नगर भेज दिए गए। उनमें से ज्यादातर को तो ये भी नहीं पता था कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। बस इतना पता था कि खुद महाराज जी ने उन्हें बुलाया था और आदेश दिया था कि अगले 3 साल तक उन्हें यहीं रहकर ट्रेनिंग करनी है। शुरुआत में उनके मन में शक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दत्त नगर में कदम रखा, उनका खून जोश से उबल पड़ा। मैजिक टॉवर, शारीरिक साधना मंदिर और हजारों दूसरे दर्जे के जादूगरों का व्यक्तिगत मार्गदर्शन, ये सब उनके लिए किसी सपने जैसा था। इनमें ज्यादातर टॉप जादूगर थे और कुछ मिड लेवल के भी बेहद प्रतिभाशाली लोग थे। पहले बैच में ही 30,000 से ज्यादा लोग आए थे और ये सब अपने अपने राज्यों के सबसे बेहतरीन लोग थे। उन्हें सबसे बेहतरीन संसाधन दिए जा रहे थे ताकि सबसे बेहतरीन नतीजे निकलें। सितारा महल के हर जादूगर ने अपने साथ 2 से 3 शिष्य लिए हुए थे। अब वही इन प्रतिभाशाली लोगों को ट्रेनिंग देने वाले थे। उस पल से दत्त नगर वीरान भूमि का सबसे बड़ा पवित्र स्थान बन गया, जहां ताकतवर योद्धा तैयार होते थे। वीरान भूमि के हर शहर में निया ने आदेश दिया कि हथियार बनाने के कारखाने बनाए जाए। दिन रात काम चलने लगा। 3 लाख से ज्यादा गुलामों को भी जादू और शारीरिक साधना सिखाई जाने लगी। जो भी जादूगर या विशेषज्ञ शरण लेने आए, निया ने उन्हें आम लोगों को सिखाने के लिए बुलाया। जो मान जाते, उन्हें सबसे बेहतरीन संसाधन दिए जाते। साथ ही हर महीने 1 हफ्ते के लिए उन्हें दत्त नगर आकर सितारा महल के जादूगरों से ट्रेनिंग लेने का मौका मिलता। हालांकि सितारा महल निया से हार चुका था, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा मंथन ग्रह में अब भी वैसी ही थी। इसी वजह से जो भी विशेषज्ञ वहां से सीखना चाहते थे, वो आम लोगों को सिखाने में पूरी जान लगा देते थे। निया ने आने वाले 3 साल बाद की जंग के लिए अपनी हर ताकत, हर साधन झोंक दिया था, लेकिन उसे खुद भी एहसास था कि ये सब अभी बस शुरुआत है, क्योंकि असली तूफान तो अभी आने वाला था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 147 सप्त राज्य। कुछ चालें चल रहा है। दुर्भाग्य से निया के शांत दिन ज्यादा लंबे नहीं चले। अभी सब कुछ थोड़ा संभल ही रहा था कि आर्यन एक खबर लेकर उसके पास आया। क्या ये सच है? निया ने भौहें सिकोड़ते हुए आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की ठंडक झलक रही थी। आर्यन ने धीमे लेकिन साफ लहजे में कहा,
जैसे ही चारों देशों के शासक यहाँ से निकले, मैंने अपने लोगों को उनके पीछे लगा दिया था, तब तक जब तक वो अपने अपने राजधानी तक नहीं पहुंच गए। दिव्यपंख भूमि, रंगून साम्राज्य और नीलांग साम्राज्य तीनों बिल्कुल सीधे रहे। लेकिन सप्त राज्य, उन्होंने कुछ चालें चल रखी हैं। निया चुप रही, पर उसकी उंगलियां हल्के हल्के मेज पर टकरा रही थीं। काफी समय पहले ही आर्यन ने चारों देशों के अंदर अपने खबरियों का जाल बिछा दिया था, ताकि कोई भी देश फिर से वीरान भूमि के खिलाफ साजिश न कर सके। लेकिन इस बार जो खबर मिली वो वाकई दिलचस्प थी। जब सप्त राज्य के सातों बुजुर्ग निया के सामने आए थे, तो सब के सब ऐसे सीधे बने हुए थे जैसे कछुए अपने खोल में छुपे हों। बाकी 6 बुजुर्ग तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे वो बुजुर्ग वक्राल जी को वहीं खत्म कर देना चाहते हों। लेकिन जैसे ही वो मुड़े और अपने परिषद में लौटे, उनका असली चेहरा सामने आ गया। हालांकि उन्होंने भी बाकी 3 देशों की तरह धन और विशेषज्ञ भेजे थे, मगर उनके इरादे इतने साफ नहीं थे। ऊपर से उन्होंने निया के आगे सिर झुका दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी अपनी ही चाल चल रही थी। वो चाहते थे कि सितारा महल की ताकत का इस्तेमाल करके अपने लोगों को मजबूत बनाएं और 3 साल बाद भी अपनी ताकत बचा कर रखें। कम से कम दानव जाति के खिलाफ शुरुआती लड़ाई में वो पूरा दम नहीं लगाना चाहते थे। निया हल्के से हंसी, लेकिन वो हंसी ठंडी थी। खतरनाक। उनकी हिम्मत तो देखो। मेरे ही हाथों अपने लोगों को मजबूत करवाना चाहते हैं, और जब असली लड़ाई आएगी तब चालाकी करेंगे। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उनमें अब साफ ठंडक थी। क्या उन्हें लगता है कि जीत के बाद वो सिर्फ अपनी ताकत के दम पर मंथन ग्रह में जिंदा रह पाएंगे? आर्यन ने कंधे उचकाए। सप्त राज्य हमेशा से ऐसा ही रहा है। पहले 7 अलग अलग देश थे जो मिलकर बने। अंदर की खींचतान कभी खत्म नहीं हुई। उन 7 बुजुर्गों की सोच अलग अलग है। एक मत होना तो उनके बस की बात ही नहीं। निया ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोली, तो फिर मुझे भी उनसे शिष्टाचार निभाने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में अब एक साफ फैसला था, और उस फैसले में जरा भी नरमी नहीं थी। असल में उसका और हेमंत दुर्रानी का समझौता हमेशा से मौजूद था, लेकिन इतने बड़े दुश्मन के सामने वो अभी तक कदम नहीं उठाना चाहती थी। अगर वो 7 बुजुर्ग ईमानदारी से साथ देते तो निया भी उन्हें छेड़ती नहीं। लेकिन अब जब उन्होंने खुद ही चाल चलनी शुरू कर दी थी, तो फिर उन्हें उसकी बेरहमी का सामना करना ही पड़ेगा। पराग को बुलाओ, निया ने सीधा आदेश दिया। आर्यन तुरंत उठ गया और कुछ ही देर में पराग को जफर के साथ लेकर वापस आया। जफर तो जैसे पराग से चिपक ही गया था, पूरा दिन उसके पीछे पीछे घूमता जैसे कोई जिद्दी बच्चा। इन दिनों पराग उसे दिन में 3-4 बार उड़ाकर दूर फेंक देता था, लेकिन जफर हर बार वापस आ जाता जैसे कोई अटूट जिद, जैसे मरने से भी इनकार कर रहा हो। दीदी, पराग ने अंदर आते ही हल्की आवाज में कहा। निया ने सिर हिलाया, फिर जफर की तरफ देखा। जफर, तुम बाहर जाओ, मुझे पराग से अकेले में बात करनी है। जफर ने बिना एक शब्द बोले सिर झुकाया और तुरंत बाहर चला गया। अब कमरे में सिर्फ 3 लोग बचे थे, निया, पराग और आर्यन। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर निया ने धीरे धीरे पराग की तरफ देखा। उसकी नजरें गहरी थीं, जैसे वो पहले ही सब सोच चुकी हो। पराग, उसने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे कोई खतरनाक योजना जन्म लेने वाली हो, और शायद इस बार निशाना सीधा सप्त राज्य के दिल पर था। लेकिन निया आखिर पराग से ऐसा क्या करवाने वाली थी, जो आने वाले समय में सब कुछ बदल सकता था? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी।
और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 148 बुजुर्ग परिषद के सातों बुजुर्गों को खत्म कर दो। ठीक है, पराग ने बिना एक पल सोचे तुरंत हामी भर दी। आर्यन को पराग की निया पर अटूट भरोसे और निर्भरता की आदत सी हो गई थी। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर निया उससे अपनी जान देने को भी कह देती तो यह लड़का बिना हिचक अपने नसों काट देता। पराग शायद इस दुनिया का सबसे आज्ञाकारी इंसान था, कम से कम निया के लिए। निया जिसे मारने को कहे वह मार देता। निया अगर आग लगा दे तो वह भी उसके साथ खड़ा रहता। सही गलत इन सब बातों का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। बस एक ही चीज मायने रखती थी, निया का आदेश। एकदम सच्चा भाई, दिल से जुड़ा हुआ। आर्यन ने पराग की तरफ देखा, फिर अपने परिवार के भाइयों को याद किया और उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई। दोनों ही छोटे भाई थे, लेकिन पराग अपनी बहन के लिए जान देने को तैयार था और उसके अपने घर वाले बस दिन भर सिरदर्द ही देते थे। निया हल्के से मुस्कुराई। पराग की ये बेझिझक वफादारी उसके दिल को छू गई थी और वह उसे पहले से भी ज्यादा अहम मानने लगी थी। लेकिन उसी पल उसके दिल में एक हल्की सी चिंता भी उठी। अगर एक दिन पराग की याददाश्त वापस आ गई तो क्या उनके बीच का ये रिश्ता खत्म हो जाएगा? क्योंकि पराग एक काला जादू परीक्षण था, वो भी निषिद्ध स्किल्स वाला। और अगर उसकी यादें लौट आईं तो वह और निया एक दूसरे के दुश्मन बन सकते थे। यह वो चीज थी जिसे निया कभी भी देखना नहीं चाहती थी। निया ने गहरी सांस ली और फिर सीधे मुद्दे पर आ गई। मैं चाहती हूं कि तुम सप्त राज्य जाओ और बुजुर्ग परिषद के सातों बुजुर्गों को खत्म कर दो। उसकी आवाज ठंडी थी लेकिन साफ और दृढ़। कब निकलना है? पराग ने बिना एक पल रुके पूछा। ना कोई हैरानी, ना कोई सवाल। उसे सिर्फ इतना जानना था कि क्या करना है और कब करना है। निया का दिल हल्का सा कस गया। पराग अब उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। कल मैं तैयारी करने जा रहा हूं। पराग ने तुरंत सिर हिलाया और मुड़ने लगा। उसके लिए इस दुनिया में ना अच्छा था ना बुरा। बस दो तरह के लोग थे, एक जिन्हें निया मारना चाहती है और दूसरे जिन्हें वह छोड़ना चाहती है। अगर निया कह दे कि मंथन ग्रह का सबसे अच्छा इंसान भी मारना है तो वह बिना सोचे मार देगा, और अगर सामने वाला सबसे बड़ा दानव ही क्यों न हो। लेकिन निया ने मना किया है तो वह उंगली तक नहीं उठाएगा। अगर निया उससे कहे कि पूरे मंथन ग्रह को खत्म कर दो, यहां तक कि नवीन चाचा और फैंटम जैसे लोग भी, तो भी वह बिना झिझक यह काम कर देगा। ऐसी वफादारी, ऐसा समर्पण, एक इंसान, एक जिंदगी और एक ही विश्वास। निया का आदेश उसके लिए सब कुछ था। निया ने थोड़ा संभलते हुए कहा, आर्यन तुम्हारे लिए कुछ सामान तैयार करेगा और मैं किसी से कहती हूं कि सप्त राज्य की बुजुर्ग परिषद का नक्शा बना दे ताकि तुम रात में उसे अच्छे से देख सको। असल में अगर हो सकता तो निया कभी भी पराग को यह काम नहीं देती, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह खुद नहीं जा सकती थी। केशव और बाकी लोग लगभग ठीक हो चुके थे, कभी भी जा सकते थे, और जालिम को अभी भी ऊर्जा की जरूरत थी। अगर इस वक्त निया अखंड सूर्य भूमि छोड़ देती तो ड्रैगन महाद्वीप जाने का मौका हाथ से निकल सकता था। आर्यन और बाकी लोग भी अपने अपने कामों में उलझे हुए थे, और सच कहें तो हत्या के मामले में पराग से बेहतर कोई नहीं था। उसके पास एक अमर बिस्ट भी था। लाखों दुश्मनों के बीच घिर जाने पर भी वह सही सलामत वापस लौट सकता था। इस मिशन के लिए वह बिल्कुल परफेक्ट था। ठीक है, पराग ने सिर हिलाया। अचानक उसने नजर उठाई और थोड़ी झिझक के साथ पूछा, दीदी, आप ड्रैगन महाद्वीप कब जा रही हैं? निया थोड़ी चौंकी, फिर उसका चेहरा नरम पड़ गया। 15 दिनों के अंदर। पराग ने गहरी सांस ली। उसकी मुट्ठी हल्की सी भींच गई। मैं 10 दिन में वापस आ जाऊंगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी भी हालत में देर नहीं करना चाहता हो। और उसी पल निया को एहसास हुआ कि यह मिशन सिर्फ हत्या नहीं है, यह आने वाले तूफान की पहली चाल है, और शायद पराग की किस्मत का सबसे खतरनाक मोड़ भी। क्या पराग सच में 10 दिनों में लौट पाएगा?
या इस बार उसका सामना किसी ऐसे सच से होगा जो सब कुछ बदल देगा। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 149। न सिर्फ पौराणिक ड्रैगन चुरा लिए, बल्कि सितारा महल भी। पराग ने अगले दिन का इंतजार ही नहीं किया। जैसे ही उसे सप्त राज्य का नक्शा मिला, उसी रात वह रुद्राक्ष को साथ लेकर निकल पड़ा। अखंड सूर्य भूमि से सप्त राज्य तक का सफर लंबा था, इसलिए रवाना होने से पहले उसने सबसे तेज उड़ने वाले जटायु को उधार ले लिया। पराग के जाते ही निया ने तुरंत हेमंत दुर्रानी को एक और चिट्ठी भेज दी। जैसे ही बुजुर्गों की परिषद का सफाया होगा, सप्त राज्य में अफरातफरी मचनी तय थी। और वही वक्त होगा जब हेमंत दुर्रानी के उभरने का। अब यह इस बात पर निर्भर था कि वह उस मौके को कितनी मजबूती से पकड़ पाता है। पराग के जाने के कुछ ही समय बाद ब्लैक गैंग से कस्तूरा खुद उनके दरवाजे पर आ पहुंचा। उसके आने की वजह थोड़ी अजीब थी। वह ब्लैक गैंग के सभी सदस्यों की तरफ से निया से सलाह लेने आया था। निया थोड़ा हैरान रह गई। उसका और ब्लैक गैंग का पहले से एक समझौता था। वे अखंड सूर्य भूमि में रह सकते थे, लेकिन वे उसके अधीन नहीं थे जब तक कि वे खुद चोरी की कला पर मार्गदर्शन न मांगें। यह समझौता उसने इसलिए किया था ताकि वे शांति से रह सकें। जहां तक उन्हें सिखाने की बात थी, उसके अपने कुछ प्लान थे, लेकिन हाल ही में काम इतने ज्यादा थे कि वह अभी तक उन प्लान्स को लागू ही नहीं कर पाई थी। फिर ये लोग अचानक खुद उसके पास क्यों आ गए? स्टडी रूम में बैठी निया ने कस्तूरा की तरफ देखा, जो हमेशा की तरह सीधे चेहरे के साथ खड़ा था। सच कहें तो उसका चेहरा इतना मासूम था कि कोई भी धोखा खा जाए। कस्तूरा ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, प्रमुख जी, आप हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा काबिल निकली। आपने न सिर्फ पौराणिक ड्रैगन चुरा लिए, बल्कि सितारा महल भी। निया कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसने कब कहा था कि उसने ड्रैगन और सितारा महल चुराए हैं? तभी उसकी नजर स्टडी रूम के बाहर पड़ी। जफर दरवाजे के पीछे से झांक रहा था और बार बार उसे आंख मार रहा था। निया तुरंत समझ गई, ये सब उसी की करतूत थी। जब से पराग बिना कुछ कहे चला गया था, जफर उदास था। उसे साफ दिख रहा था कि पराग निया की मदद के लिए गया है, लेकिन ब्लैक गैंग का तीसरा प्रमुख होने के नाते वह खुद इसमें शामिल नहीं हो सकता था। यही बात उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। और फिर उसने एक बेहद चालाक और थोड़ा घटिया आइडिया निकाला। ब्लैक गैंग को किसी तरह निया से बांध दिया जाए, ताकि अगली बार जब निया पराग को किसी मिशन पर भेजे तो उसे भी साथ जाने का बहाना मिल जाए। बस फिर क्या था, उसने अपने साथियों को बेवकूफ बनाने का मिशन शुरू कर दिया। वह ब्लैक गैंग के बीच इधर उधर घूमकर निया के कारनामों की कहानियां सुनाने लगा। ड्रैगन देखे हैं, कितने खतरनाक और रौबदार होते हैं ना। हमारी प्रमुख ने उन्हें भी चुरा लिया। सितारा महल देखा है, कितना ताकतवर संगठन है, वो भी हमारी प्रमुख ने चुरा लिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने आत्मविश्वास के साथ, और जफर के एक्सप्रेशंस इतने असली थे कि सुनने वाले खुद को रोक ही नहीं पाए। ब्लैक गैंग के लोगों ने बहुत चोर देखे थे, लेकिन किसी को पूरा का पूरा संगठन चुराते हुए नहीं देखा था। ये तो चोरी की दुनिया का लेजेंडरी कारनामा था। ऊपर से अखंड सूर्य भूमि में उन्हें जो सुकून भरी जिंदगी मिली थी, उसने पहले ही उनके दिलों को थोड़ा निया की तरफ झुका दिया था। जफर की बातों ने बस उस झुकाव को एक मौका दे दिया। और इसी तरह
कस्तूरा को सबकी तरफ से प्रतिनिधि बनाकर निया के पास भेज दिया गया। निया ने जफर की तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन आंखों में चालाकी चमक उठी। उसे समझ आ गया था कि अब ये खेल और भी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन क्या निया इस मौके को अपने पक्ष में बदल पाएगी, या जफर की चाल कहीं उसके लिए ही भारी पड़ जाएगी? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और पसंद आए तो स्टिकर जरूर भेजना। चैप्टर 150। ड्रैगन महाद्वीप जाने का समय आ गया है। जफर ने निया को एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया था और उसके पास इसे ठुकराने की कोई वजह ही नहीं थी। इस दौरान निया ने ब्लैक गैंग के लोगों को चोरी की कला सिखानी शुरू कर दी। इस दुनिया और आधुनिक दुनिया में बहुत बड़ा फर्क था। यहाँ के चोर अपनी स्किल्स के अलावा काफी हद तक जादू और शारीरिक साधना पर निर्भर रहते थे। लेकिन निया, वो तो सिर्फ अपनी चोरी की कला के दम पर ही टॉप तक पहुंची थी। उसकी ट्रेनिंग सीधी और सख्त थी। कोई भी जादू नहीं, कोई शारीरिक साधना नहीं, सिर्फ अपनी असली काबिलियत। इस नियम ने ब्लैक गैंग के लोगों की हालत खराब कर दी। ये क्या ट्रेनिंग है यार, बिना जादू के कैसे होगा? उनकी शिकायतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। लेकिन निया की ठंडी नजरें जब उन पर पड़ती तो सबकी आवाज अपने आप दब जाती। मजबूरी में सबको दांत भींचकर ट्रेनिंग जारी रखनी पड़ी। दिन धीरे धीरे बीतते गए और दूसरी तरफ निया के साथ आए ड्रैगनों की चोटें भी धीरे धीरे भरने लगीं। पराग के जाने के 9वें दिन केशव सीधे शहर प्रमुख के महल पहुंच गया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में हल्की उदासी साफ दिख रही थी। हम कल निकलने का सोच रहे हैं, उसने निया की तरफ देखते हुए धीरे से कहा। निया थोड़ा चौंकी। इतनी जल्दी? असल में उसने सोचा था कि उन्हें ठीक होने में अभी और समय लगेगा, लेकिन ये लोग तो उसकी उम्मीद से 5 दिन पहले ही पूरी तरह ठीक हो गए थे। केशव ने हल्के से सिर हिलाया। आपने हमारा बहुत ख्याल रखा, इसके लिए धन्यवाद, उसने सम्मान से कहा। फिर थोड़ी देर रुककर बोला, अगर आप ड्रैगन महाद्वीप जाना चाहती हैं तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूं। लेकिन उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। वहां के ड्रैगन इंसानों के लिए दोस्ताना नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों को ही साथ ले जा सकते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो शायद हम आपकी रक्षा भी न कर पाएं। निया चुप हो गई। वो पहले ही इस बारे में कन्नम से बात कर चुकी थी। काफी समय तक कन्नम इस फैसले को लेकर हिचकिचा रहा था, लेकिन आखिर में निया की दयालुता ने उसका दिल बदल दिया। ड्रैगन जाति इंसानों से हमेशा दूर रही थी। लुवाश भले ही इंसानों के साथ व्यापार कर लेते थे, लेकिन ड्रैगन उनके लिए इंसान बस घुसपैठिए थे। अगर कोई इंसान उनके इलाके में दिख जाए तो पहला ख्याल होता था उसे भगा दो, और अगर गुस्सा ज्यादा हुआ तो सीधा मार भी देते थे। इसीलिए केशव ज्यादा लोगों को साथ ले जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। किरा यहीं अखंड सूर्य भूमि में लगुन जी के साथ रुकेगा। हम 3 ही लोग वापस जाएंगे, केशव ने आगे कहा। वो जिस ड्रैगन की बात कर रहा था वो एक 2 पंखों वाला आकाशीय ड्रैगन था, जिसने एक ड्रैगन नाइट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। आमतौर पर ऐसे ड्रैगन अपने नाइट के साथ ही रहते हैं। कल निया ने धीरे से होंठ भींचे। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या पराग तब तक वापस आ पाएगा? हाँ, केशव की आवाज में अब भारीपन साफ था। हमें अपने राजा की मौत की खबर अपनी जाति तक पहुंचानी है। हम मंथन ग्रह पर बहुत ज्यादा समय रुक चुके हैं। उसकी आंखों में दर्द साफ छलक रहा था। निया ने उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से पूछा,
तुम लोग मंथन ग्रह आए ही क्यों थे? ये सवाल उसके मन में काफी समय से था। केशव ने गहरी सांस ली, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। हमारे राजा की पत्नी देवदानव युद्ध में दानव जनरलों द्वारा बुरी तरह घायल हो गई थी। उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। 2000 साल पहले उसने हमारे राजा के वंश को जन्म दिया, लेकिन उस समय उसकी आवाज कांप गई। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो अंडा भी नहीं दे पा रही थी। उसकी जान तक खतरे में थी। निया चुपचाप सुनती रही। कमरे में सन्नाटा फैल गया। तब हमारे राजा को पता चला कि मंथन ग्रह पर एक ऐसी जड़ी बूटी है जो उसे ठीक कर सकती है। इसलिए वो हमें लेकर यहां आए। केशव की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। किसे पता था कि ये सब शुरू से ही एक जाल था। बोयान ने ही ये सब रचा था। यहां कोई जड़ी बूटी नहीं थी। उसका असली मकसद तो सिर्फ हमारे राजा को बाहर निकालकर उसे मारना था। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। निया की आंखें हल्की सिकुड़ गईं और उसके दिल में एक ठंडी आग भड़क उठी। तो ये खेल इतना गहरा था। और बोयान अभी भी पर्दे के पीछे बैठा मुस्कुरा रहा था। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और पढ़िए मेरी इस दिलचस्प कहानी को। और अच्छे कमेंट्स करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। और पसंद आए तो स्टिकर ज़रूर भेजना।